नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज आयुर्वेदा। आज हम जो है वो यूनिट 1 के सॉल्यूशंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। उससे पहले थोड़ा सा कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, फिर हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी कल, आपको कुछ एग्जांपल्स याद करने, जैसे ब्रास वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, जर्मन सिल्वर वो कॉपर जिंक और निकल का मिक्सचर होता है, इसी तरीके से ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का होता है। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है टिन का जो सिंबल है वो क्या होता है। अब अगर हम लोग देखें तो हमने बताया था कि 1 ppm अगर फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है तो वो हमारे टूथ को डिके होने से बचाती है। अगर 1.5 ppm से ज़्यादा है तो हमारे टूथ मोटल्ड हो जाएंगे, मतलब सड़ने लगेंगे। और अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन 1.5 ppm से ज़्यादा है तो उस समय जो फ्लोराइड आयन होगा वो पॉइज़न की तरह वर्क करेगा, इसीलिए हम सोडियम फ्लोराइड को एज अ रेड पॉइज़न यूज़ करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी थी कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस को हम लोग जनरली जो है वो वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स में डिज़ोल्व करके रखते हैं, जो कि बिल्कुल सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है जैसे हमारे ब्लड प्लाज्मा की होती है, इसलिए ताकि जो उसकी कांच की शीशी जिसके अंदर लिक्विड रखा जाता है वो जो है वो टूट ना सके। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशंस जो थे वो हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर्स के साथ हमें इसमें जो है 2 टाइप के कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट को सॉल्यूट बोलते हैं। हम लोग जनरली जो सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे वो बाइनरी होते हैं, टर्शरी भी होते हैं, क्वाटनरी भी होते हैं, पर हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस हैं जो जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे क्वाटनरी सॉल्यूशंस की बात करें जिसमें शुगर, वाटर, सॉल्ट, इस तरीके से लेमन, तो ये क्वाटनरी हो गया। अगर लेमन, वाटर और शुगर है तो ये टर्शरी सॉल्यूशंस हो गए। केवल शुगर और वाटर है तो बाइनरी हो गए। हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस है तो हमें से उसी पे फोकस करना है और डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशंस 9 तरीके के थे, फिर मैंने उनके बताया था कि एक बार सॉल्वेंट को गैस ले लेंगे, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड और फिर उनके एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। देखो, किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशंस को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप से? एक तो क्वांटिटेटिव तरीके से कर सकते हैं और दूसरा क्वालिटेटिव तरीके से कर सकते हैं। पहला क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव तरीके से। अब देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वांटिटेटिव से मतलब हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं कि कौन सा ज़्यादा कितने अमाउंट में लिया जाएगा, जैसे मेडिसिन में बहुत यूज़ होता है, पेट्रोल पड़वाते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्वांटिटी में आती है कि 100 ml लेना है, 50 ml लेना है, 30 ml लेना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में क्वान्टिटेटिव यूज़ ज़्यादा है किसी भी चीज़ का सोल्यूशंस में एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, या तो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेट होगा। अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट तो आपको पता है, अगर किसी में भी सॉल्यूट जो है वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, अगर सॉल्यूट का अमाउंट लेस होगा तो वो डाइल्यूट होगा, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो कॉन्सेंट्रेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करें और वाटर जो है उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अगर सॉल्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, लेकिन अगर वहीं पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है जो कि सॉल्यूट है तो वहाँ पर वो कैसा हो गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग इतना समझ में आने के बाद अब हम चलते हैं कि क्वांटिटेटिव क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में डिस्कस करते समय हमेशा हम जो है वो क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। देखो, नेक्स्ट सबसे पहला इसमें जो क्वांटिटेटिव में जो आपका आता है निकालने के लिए वो आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को एक तरीके से वेट बाई वेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट किसी भी कम सोल्यूशन का निकालना है तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। देखो, फॉर एग्जांपल लिखा है इफ़ अ सोल्यूशन इज़ डिस्क्राइब्ड बाई 10% ग्लूकोज। अगर किसी भी सोल्यूशन में 10% ग्लूकोज है पानी में, बाय मास, इसका मतलब उसमें 90 ग्राम क्या होगा? पानी होगा। तो अगर कहीं पर भी लिखा है इस तरीके से, अगर मेंशन है कि 10% ग्लूकोज जो है वो वाटर में मिक्स्ड है, 10% ग्लूकोज वाटर में मिक्स है, यानी कि जो टोटल रहा होगा, वो जो टोटल सोल्यूशन रहा होगा वो कितने का रहा होगा? 100% का। अगर 100% का रहा होगा और उसमें 10% अगर ग्लूकोज है तो बचा हुआ 90% क्या रहा होगा? वाटर रहा होगा। तो सिंपल सा मीन्स है कि सोल्यूशन में 100% का सोल्यूशन हुआ, 10% आपका किसकी हो गई? सॉल्यूट की हो गई। तो बचा हुआ जो अमाउंट हो गया वो किसका हो गया? सॉल्वेंट का हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे कि इसमें अगर कहीं पर भी लिखा है कि बाय मास
बाई मास। देखो 10% ग्लूकोज है वाटर में बाई मास, अगर बाई मास है तो इसका मतलब हो गया 10 ग्राम ग्लूकोज जो है 90 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है, जिसकी वजह से 100 ग्राम सॉल्यूशन बन रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। और हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन कितना होता है, 100%। तो आपको एक की भी, अगर आपको एक का भी मास पता है तो आप वहाँ से माइनस करके उसे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर देखो इसमें एक एग्ज़ाम्पल बड़ा अच्छा है, ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि देखो नीट में कुछ भी नहीं कह सकते, वो देते क्वेश्चन प्रॉपर एनसीईआरटी से हैं, बिल्कुल एज इट इज़। जेईई मेंस में भी ये सब चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चंस की फॉर्म्स में दिखाई देती हैं। जैसे कि मास परसेंटेज का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये आपको याद रखना होगा। कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशंस कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। यानी कि एक सोल्यूशन है कोई भी, ठीक है, वो सोल्यूशन 100% है, लेकिन उसमें जो ब्लीचिंग कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन है जिसमें 3.62 मास मतलब 3.62 ग्राम जो होता है वो आपका क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, यानी कि NaClO4, ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन में कितने % सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, यानी कि NaCl4 वाटर में होता है, तो 3.62, और बाकी 100 में से जब 3.62 ग्राम अगर माइनस कर दोगे तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जब भी ब्लीचिंग का एग्जांपल, अगर आपसे ब्लीचिंग एजेंट पूछा जाए तो वो किसका एग्जांपल होता है, मास परसेंटेज का। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं, ये बेसिक सी चीज़ है। अब इसमें देखो, ये देखो लिखा है 10% इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स दैट 10 ml, क्योंकि देखो वहाँ मास था तो ग्राम में था, यहाँ पर वॉल्यूम है तो ml में हो गया। ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज़ 100 ml। देखो 10 ml को अगर आप 10 ml वॉल्यूम को अगर आप डिज़ोल्व कर रहे हो वाटर में, यानी कि 90 ml वाटर हुआ और 10 ml क्या हुआ, 10 ml आपका इथेनॉल हुआ, ठीक है। तो वो मिल के सोल्यूशन बना रहा है 100 ml का। कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि अगर उन्होंने बोला कि सॉल्यूट हमारा इस समय इथेनॉल है क्योंकि ये लेस अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट क्या है, इसमें वाटर है, तो उन्होंने ये बोला कि सॉल्यूट अगर 10 ml है तो इसका मतलब 90 ml क्या रहा होगा, वाटर। तो टोटल सोल्यूशन कितने ml का, 100 ml का। तो उसमें इस तरीके से हम जो है वो निकाल सकते हैं, यही बोला गया है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल इसमें भी याद रख सकते हो आप। एग्जांपल क्या है कि 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल आप लोगों को शायद पता हो, 10th में थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ा हो तो कुछ इथाइलिन ग्लाइकॉल याद हो। इथाइलिन ग्लाइकॉल इस तरीके से होता है, CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। एंटी फ्रीज, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज होता है, ये कार्स में यूज़ होता है फॉर कूलिंग। तो देखो डायरेक्ट अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेईई मेंस या नीट में कि ऐसा कौन सा एंटी फ्रीज है जो कार्स में कूलिंग के लिए यूज़ होता है, तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। द इंजन एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, इथाइलिन ग्लाइकॉल को जनरली क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको कम कर देता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन कितना यूज़ करते हैं, 35 ml यूज़ करते हैं। मतलब 35 ml यूज़ करने का मतलब हो गया कि 35 ml जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज़ होता है, तो उसमें बचा हुआ कितना % हो गया, 65 ml क्या हो गया, वाटर। और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज की तरह काम करता है किसमें, कार के इंजन को कूल करने में और फ्रीजिंग पॉइंट के वाटर को नीचे ले जाने में, ठीक है, लोअर करने में, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पे। देखो अभी तक जितने भी पढ़े मास बाई मास, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, हमेशा परसेंटेज में आएगा। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यूनिट कट जाएगी, परसेंटेज में आएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग डील करें तो मास बाय वॉल्यूम, अब ग्राम पर ml हो जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है। देखो कैसे, अनदर यूनिट
अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो नीट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मेडिसिन और फार्मेसी, क्योंकि आप जिस फील्ड में एंटर कर रहे हो वो मेडिसिन और फार्मेसी की है, तो उसमें क्या है जनरली हम लोग वहाँ पर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मेडिसिन बनाने में और फार्मेसी। इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। ये मास ऑफ सोल्यूट को बताता है जो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में मतलब कि डिज़ोल्व है। मतलब जैसे कि यू फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्राम में हो गया और वॉल्यूम किस में हो गया, एमएल में, तो ग्राम पर एमएल में जो है आपकी यूनिट चलती है। तो ये जनरली याद रखना कि कौन सी वॉल्यूम मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ होती है, मास बाय वॉल्यूम में। ये आपको तब भी पता चलेगा जब आप कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे होंगे, जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो वहाँ बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि जो जनरली जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो मास बाय वॉल्यूम के टर्म्स में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। व्हेन अ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज़, जब सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी कम होती है कि ट्रेस बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी हो गई, ठीक है, जैसे राख होती है, मिट्टी होती है, बहुत ही कम, जैसे हवा में उड़ती है, जैसे हवा में जो मिट्टी उड़ रही है उसको हम लोग ट्रेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इट इज़ कन्वर्टेड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पीपीएम। तो ऐसी ट्रेस क्वांटिटीज़ को की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिससे पीपीएम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ले लेते हैं और जितना टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट से डिवाइड कर देते हैं इनटू 10⁻6 कर देते हैं। तो पीपीएम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पर नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज मास टू मास के फॉर्म्स में, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है पीपीएम की वो तीनों तरीके से लिखी जा सकती है, मास बाई मास में भी, वॉल्यूम से वॉल्यूम में भी और मास टू वॉल्यूम में। बस ये मास बाई मास में कोई भी यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस है, ये भी यूनिट लेस है, मास टू वॉल्यूम में ग्राम पर एमएल हो जाएगा। जैसे अ लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन है। सच ए स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज also expresses 5.8 gram per 10⁻6 gram, 5.8 ppm of sea water. The concentration of pollutants मतलब जो बहुत ही माइक्रो जो हमारी pollutants होते हैं ना, CO2 वगैरह गैसेस हो गई ये सारे, और वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ म्यू ग्राम पर ml और ppm, ठीक है। म्यू का मतलब माइक्रोग्राम पर ml में लिख सकते हो या ppm में लिख सकते हो। जैसे अभी तो बताया था कि मास बाई वॉल्यूम में भी ppm को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो मास बाई वॉल्यूम, मास क्या हो गया माइक्रोग्राम और वॉल्यूम क्या हो गया पर ml, या इसी को हम लोग किसके बराबर बोल देते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन के, ठीक है। ये जनरली इसके क्वेश्चंस जो हैं पॉल्यूटेंट्स वगैरह के ऊपर आपको फ्रेम करके दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मोल फ्रैक्शन जो है वो सिंबल, इसका पहली बात तो मोल फ्रैक्शन आपको याद रखना है, ये एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट्स में कई बार आ चुका है कि मोल फ्रैक्शन कैसी क्वांटिटी है, तो एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इट इज़ अ यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, आगे बढ़ें, तो हाँ, इसमें लिखा है कि मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल काई ए है, उसमें आपने मोल्स लिख दिया। अब सबसे पहले आपको मोल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोल्स होता है गिवन मास, जो भी आपको कंपाउंड का मास दे रखा है वो, और डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास, जो भी बोलें। मोलर मास का मतलब जो भी एटम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको 44 ग्राम ऑफ CO2 दे रखी है, ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2, तो ये आपका गिवन मास हो गया। मॉलिकुलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का जितना भी एटॉमिक मास होता है उसकी मल्टीप्लाई, जैसे C है, ये आपने 9th क्लास में 11th में भी मोल कंसेप्ट में सीखा होगा, C है और 2 O हैं, तो हम लोग इस तरीके से निकालते थे कि C एक एटम है तो एक ले लेते थे, तो इसकी मल्टीप्लाई 12 से कर देते थे। ऑक्सीजन क्या था, ये जनरली हम 12 कैसे मानते थे, क्योंकि 12 इसका एटॉमिक मास होता था, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास लेते थे, ये 8 होता था, ये 16 होता था, तो यहाँ पर 2 एटम थे, 16 करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हो जाता था 12 और यहाँ हो जाता था 32, और इन दोनों को जो CO2 हैं, जैसे C + CO2 हैं, तो C + O2 को ऐड कर देते थे, तो ऐड करने की वजह से 12 + 32 हो जाता था, ये हो जाता था 44। और
ठीक है। अगर ये 44 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स का गिवन मास 44 है डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 44, यानी कि आंसर क्या आ जाता था 1 मोल। मोल्स की यूनिट क्या होती है, MOL मोल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते थे। अब यही जो मोल्स मैंने निकाले इसी को यहाँ आके पुट करना होता था। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरीके से मोल्स को आपको पुट करना है। इतना आपको मैं आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो काई ए का जो फार्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये चीज़ याद हो गई, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन से वेपर प्रेशर विद अ कॉन्सेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ एक याद रखनी है। देखो जब भी मोल फ्रैक्शंस का प्यूरो मोल फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, इसको बोलते हैं काई, ठीक है। काई को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी कि टोटल मोल्स, इसको हम लोग बोलेंगे मोल्स, ठीक है, जिस भी कंपाउंड के निकालने डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है, हमेशा याद रखना है कि काई ए प्लस काई बी इज़ इक्वल्स टू 1। किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, तो उसके सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ये दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो इसका सिंबल काई होता है, दूसरा मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इसका फार्मूला होता है। किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों का समेशन हमेशा 1 के बराबर आता है। इसीलिए कभी कभी हम एक के मोल्स निकाल लेते हैं और दूसरे के मोल्स अगर निकालने हो तो उसे 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, जैसे काई बी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सोल्यूशन ऑफ 20% ऑफ बाई मास। देखो अगर इसमें 20% बाई मास दे रखा है, यानी कि 20 ग्राम क्या हो गई इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि बचा हुआ 80 ग्राम क्या हो गया वाटर। देखो अभी मैंने बताया था ना मास बाई मास से करना होता है। तो अगर 20% कहीं भी दे रखा है इसका मतलब 20% बाय मास। देखो दे रखा है 20% बाय मास, अगर वॉल्यूम होता तो ml में रख लेते। अगर बाई मास है तो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, यानी कि 80 ग्राम क्या हो गया H2O। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 100 ग्राम का सोल्यूशन है, तो 100 ग्राम के सोल्यूशन में से 20 ग्राम हमने मास का माइनस कर लिया तो 80 ग्राम वाटर हो गया। तो देखो मोलर मास पहले हम निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो मोलर मास कितना आया 62 ग्राम पर मोल। इसके बाद अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ सी ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसका जो गिवन मास था वो कितना दे रखा 20 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलर मास 62 आया, यहाँ पर इसके मोल निकाल लिए। वाटर के मोल निकालने थे तो वाटर कितना था गिवन मास 80 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास वाटर का काउंट करोगे तो कितना आएगा, देखो ऑक्सीजन 1 है तो 16 × 1 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 × 1 हो जाएगा। तो अगर इसका देखें तो 16 हो गया, इसका हो गया 2, दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया 18। देखो 18 ग्राम पर मोल आ गया। अब इसका मोल्स हो गए इतने। अब देखो अगर मोल फ्रैक्शंस निकालने ग्लाइकॉल के, तो ग्लाइकॉल का जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो इसका कितने आए मोल्स 0.322, तो हमने 0.32 और डिवाइडेड बाई टोटल में कितना आएगा 0.322, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल के भी होंगे और वाटर के भी होंगे। तो दोनों के मोल्स को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मोल फ्रैक्शन ही आ गया। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता तो कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर वाटर के निकालने हैं तो वाटर के निकालने के लिए देखो इन्होंने क्या किया, वाटर का ऊपर रखा, ये रखा तो 0.93। अब देखो ये अगर आपको इस स्टेप से बचना था तो डायरेक्ट करते कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस। देखो 1 में से क्या करा, सिर्फ इस वाले को माइनस कर दिया तो भी डायरेक्ट। अगर इस मेथड से आपको बचना था तो डायरेक्ट यहाँ पर जाना था। तो ये और में हो गया, मतलब ये करने से अच्छा एग्जाम्स में आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। ये फास्टेस्ट मेथड है सॉल्व करने का मोल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैरिटी क्या होता है, इसके जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो, और मोलैलिटी क्या होता है उसका इंटेक्स क्वेश्चंस, और ये यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं कुछ वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।